की प्रकृति देखी थी, ये प्रयुक्त थी। सर्वप्रयुक्त मतलब सभी प्रकार के क्षेत्र में इसको प्रयोग किया जा रहा था। दूसरा था समान मार्गदर्शन, मतलब गाइडलाइन कि किसी प्रकार को कार्य करने की क्या दिशा होंगे, क्या निर्देश होंगे, किस तरीके से उस कार्य को करना है ना। तो उनके क्या समाधान होंगे, क्या समस्या आएंगी, इन सबको लिए जो भी अपन प्रयोग करते हैं। तो प्रबंध सिद्धांत एक तरह से अपन को मार्गदर्शन का कार्य करता है। और तीसरा व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित था, जिसकी प्रकृति थी। ये सिद्धांत अनुभवों तथ्यों के अवलोकन पर आधारित विकसित किए जाते हैं। ठीक है। अपन अब चौथा है अपना लोचशील। लोचशील का मतलब होता है कि किसी चीज में आसानी से परिवर्तन किया जा सके, और इसके नियम या निर्देश ऐसे नहीं होते जिसको अपन स्थिर रखें। इसमें समय समय पर क्या होता है, बदलाव अपन कर सकते हैं। तो इसमें इसकी जो डिटेल है वो ऐसे लोचशील होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करके प्रयोग में किया जा सकता है। मतलब जैसे जैसे परिस्थिति परिवर्तित होगी उनके अनुसार अपन सिद्धांतों को अपन परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा अपना है मुख्य व्यवहारिक। मुख्य व्यवहारिक मतलब जो जितने भी सिद्धांत हैं लगभग कैसे हैं, वो व्यवहारिक मतलब जिसको अपन अपनी दैनिक जिंदगी में प्रयोग में कर सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य परिणामों के जटिल व्यवहार को प्रभावित करता है। अब अपन इसकी प्रकृति अपन ने मुख्य तरीके से 5 पढ़ ली। अब इस प्रकृति, हालांकि पिछली बार भी अपन ने पढ़ा था, केवल अभी अपन दोहरा रहे हैं कि अपन को याद रहे कि अपन ने क्या पढ़ा। प्रबंध का महत्व भी पढ़े थे अपन ने। अपन इसके बाद जो सीख रहे थे फ्यूल के बारे में जान रहे थे कि हेनरी फ्यूल कौन है ना। तो हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल एक प्रबंधक थे जिनका जन्म कब हुआ था? 1841 में। और उनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई? उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, है ना। और इसमें क्या, किस पद पर थे वो? इंजीनियर की। ठीक है। नागरिकता कहाँ की थी इनके पास? फ्रांस की। फ्रांस के बाद इनकी शिक्षा जो हुई थी वो 1860 में सेंट एंटलाइन की मैकेनिक अकादमी में इन्होंने स्नातक करी थी। ये केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है, किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न नहीं है जो है, लेकिन थोड़ा जिसके बारे में अपन डिटेल में पूरे पार्ट में सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ी सी रूपरेखा बना रहे हैं अपन अभी, है ना। केवल हेनरी फ्यूल के पूरे सिद्धांत और टेलर के 2 सिद्धांत इसमें हैं, दोनों की डिटेल पढ़ेंगे। तो अपन हेनरी फ्यूल के बारे में जानना है कि हेनरी फ्यूल कौन थे, जन्म कब हुआ, कहाँ के नागरिक थे, कहाँ इन्होंने पढ़ाई करी और किस पद पर थे। तो ये केवली की खान में इंजीनियर पद पे काम करते थे। 1888 में इन कंपनी के प्रबंध संचालक बन गए थे वो, और 30 वर्षों तक इसी पद पर काम किया था उन्होंने। और उन्होंने जो किताब लिखी थी वो 1916 में फ्रांस भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इनका ये योगदान है, वो प्रबंध में इन्होंने 14 सिद्धांत का प्रतिपादन करा था। इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत के 14 नियम बनाए थे। और मृत्यु के समय फ्रांसीसी तंबाकू उद्योग का संगठन संबंधी अनुसंधान का कार्य भी इन्होंने किया था। तो ये हेनरी फ्यूल की लगभग संक्षेप ब्यौरा है जिसको अपन जान रहे हैं। ठीक है। अब अपना इसके सिद्धांत, जो 14 सिद्धांत दिए थे, मुख्य प्रश्न अब यहां से स्टार्ट होगा कि हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है। उनको एक एक बार शीर्ष बाई शीर्ष पढ़ना है अपन को। हेनरी फ्यूल के बारे में जानकारी सभी को सुनाई दी ना? ऐसा कोई व्यक्ति, आवाज स्पष्ट आ रही है? यस सर। अच्छा, इसमें पहला सिद्धांत जो अपन पढ़ रहे हैं हेनरी फ्यूल का, वो है कार्य विभाजन का सिद्धांत। हालांकि अब पिछली बार भी अपन ने पढ़ा था, लेकिन कार्य विभाजन का अर्थ होता है कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना, और जो उस कार्य में विशिष्टीकरण ज्ञान रखता हो, मतलब कोई स्पेशलाइज हो उस काम के लिए,
उन कामों को उनको सौंप देना, जिससे कार्य कई लोगों में बढ़ जाएगा, कम समय में कम लागत पर खत्म होता है। तो उसका कार्य विभाजन का सिद्धांत होता है। तो इसको अपन डिटेल में लिखेंगे। अपन इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। विशिष्टीकरण के सिद्धांतों के लाभों को प्राप्त करने के लिए कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए। मतलब विशिष्टीकरण का अर्थ स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना किसी काम के, जिसमें विशेष गुणवत्ता होती है, कुशलता होती है, इस टाइप के व्यक्तियों से जहां तक संभव हो वह उपक्रम एक व्यक्ति को एक ही कार्य सौंपा जाना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा एक कार्य किसी एक व्यक्ति को दे दिया तो वो हो सकता है अधिक कार्य होने के कारण उस कार्य को ना कर पाए, तो कार्य के कई चरणों में तोड़ा जाए और उसके स्पेशलिस्ट उस कार्य में नॉलेज रखते हो, है ना, विशेष हुनर उनके पास हो, उनको उस कार्य को दिए जाए तो कार्य आसानी से हो जाता है और समस्या खत्म हो जाती है। दूसरा अपना जो सिद्धांत है वो है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का सार यह था कि अधिकार एवं दायित्व दोनों सहगामी हैं। सहगामी मतलब जैसे जैसे आदमी को दायित्व दिए जाते हैं तो उसे अधिकार देना भी जरूरी है कि जिससे उस कार्य को वो कर सके। यदि एक एक बात के लिए वो कंफर्म करेगा कि मुझे इस कार्य को करना है, कि उसके लिए पहले अधिकार लूँ फिर उस कार्य को मैं करूँ, तो उसे कार्य करने में कोई कठिनता होगी और काफी लंबा समय लग जाएगा। तो यदि किसी चीज को दायित्व दिया जाता है तो उससे संबंधित जो उसे कार्य करना है उसके अधिकार भी उसको सौंपे जाएं। तो हेनरी फ्यूल का कहना था कि दोनों के दोनों सहगामी है, कि जब दायित्व सौंपा जाए तो उससे संबंधित अधिकार भी उसे देना चाहिए, है ना। यदि कोई उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है तो उस व्यक्ति के दायित्व की पूर्ति के लिए अधिकार भी सौंपे जाना जरूरी है। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के परिणामों के प्रति तभी उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है जबकि उसके परिणाम की प्राप्ति का अधिकार भी उसे दिए जाएं। तो अधिकार और दायित्व का अर्थ समझ में आ गया ना, कि जिस कार्य को किसी व्यक्ति को सौंपा जाए तो उस कार्य को करने के लिए जो उसे आवश्यक कार्य करना है तो वो हर एक चीज के लिए सामने वाले अपने उच्च अधिकारी को ना इंतजार ना करे, उसके संबंधित जो भी उसे कार्य करने के तो सारे अधिकार उसे सौंप दिए जाएं। क्या हो जाएगा तो अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। मतलब दोनों के बीच, अधिकार और दायित्व के बीच संतुलन सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। उत्तरदायित्व के बिना अधिकार नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। मतलब यदि उत्तरदायित्व अपन दिए और अधिकार नहीं दिए तो हो सकता है वो कार्य हो ना पाए। ठीक है। तीसरा सिद्धांत जो हेनरी फ्यूल का था वो है अनुशासन। अनुशासन के बारे में कोई जानकारी देना चाहेगा? प्रबंध के संबंध में यदि अनुशासन है तो वो कार्य को किस तरीके से कर सकता है। अब अपन देख रहे हैं कि जो नीचे वर्ग के व्यक्ति काम कर रहे हैं, अधीनस्थ जिससे बोलते हैं, अधीनस्थ द्वारा संगठन के साधारण नियमों के पालन करने को अनुशासन कहा जाता है। मतलब जो भी नियम कायदे उन्हें सौंपे गए हैं उस नियम का, है ना, पालन करने को क्या बोलते हैं अपन? अनुशासन। और सभी स्तरों के अच्छे पर्यवेक्षक है, उचित और स्पष्ट नियमों को दंड के उचित उपयोग की आवश्यकता होती है। तो सभी के लिए आवश्यकता मतलब यह कि जो कार्य दिया जाए, जो सौंपा जाए, उस कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर कर लेना। ठीक है। तो क्या कहलाएगा? अनुशासित प्रबंध कहलाएगा। चौथी स्थिति है आदेश की एकता। आदेश की एकता में क्या है? आदेश की एकता मतलब अपन किसी व्यक्ति को एक साथ कई प्रकार के काम सौंप दी जाए, या उसके जो उच्च अधिकारी हैं, हर एक अधिकारी नीचे वाले अपने अधीनस्थ व्यक्ति को कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के विचारों को प्रस्तुत करे, उसे कई लोगों से बात सुनना पड़े, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? वो भ्रमित हो जाएगा कार्य करने में और उस कार्य को, सौंपे गए कार्य को कर नहीं सकता। तो अधिकतर आदमी को व्यक्ति प्रबंधक जो है उसके लिए ध्यान रखना चाहिए केवल एक ही व्यक्ति द्वारा जिसका अधिकारी है उसे कार्य सौंपा जाए, या सभी के सभी व्यक्ति जिसके जो ऊपर व्यक्ति हैं वो एक ही बात के ऊपर जोर दें, मतलब किसी अलग प्रकार की बातों को
ना कहे तो क्या कहलाएगी तुम्हारी आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होना चाहिए, उसी के प्रति उसे जवाबदेह होना चाहिए, मतलब जिसने कार्य सौंपा है उसी को जवाब दे, तो इससे उत्तरदायित्व निर्धारण करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। अब जैसे अपन एक नीचे तुम्हें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें दो प्रकार के दिए, इसमें एक अधिकारी है, पहले अंडरलाइन दी है, और नीचे दिया है एक अधीनस्थ, मतलब एक अधीनस्थ को लिए केवल एक ही व्यक्ति आदेश दे रहा हो तो ये आदेश की एकता कहलाएगी। जबकि एक पार्टीशन करके तुम्हें 3 अधिकारी दिख रहे हैं और एक अधीनस्थ दिख रहा है, तो मतलब एक व्यक्ति को 3 व्यक्ति अलग अलग प्रकार के बातों को कहे तो वो क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं होता। तो वो क्या कहला, जो सभी व्यक्ति एक ही प्रकार की बात करके किसी व्यक्ति को सौंपे तो वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी आदेश की एकता। ये 4 सिद्धांत अपन अभी पढ़ चुके। किसी को यदि कोई समस्या है इसमें तो अभी स्पष्ट कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, नेक्स्ट है अपना इसमें एक प्रश्न भी तुमसे पूछा जाएगा। अब निर्देश की एकता अपन 5वें पॉइंट पढ़ने फिर अपन प्रश्न पूछेंगे। निर्देश की एकता क्या होगा? निर्देश के बारे में कोई समझ सकता है? निर्देश किसको बोलते हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी जो निर्देश के बारे में अपन पढ़ रहे थे, निर्देश क्या चीज होती है? अभी जिससे पूछे, दीक्षा, दीक्षा गुर्जर, दीक्षा गुर्जर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, निर्देश के लिए बारे में समझा, निर्देश क्या चीज होती है? सर मतलब निर्देश किसी आदेश टाइप से देना, जैसे कि किसी मतलब किसी कार्य की दिशा, हाँ है ना, किसी कार्य को दिशा देना कि किस तरीके से वो कार्य कहा जाएगा। अब लगभग हाँ सभी को थोड़ा थोड़ा जवाब देना अनिवार्य है कि लगभग जैसे यस आज सर। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम चुपचाप पढ़ रहे हैं और तुम्हें कोई बात नहीं आ रही स्पष्ट तो स्पष्ट पूछो भी, या उस चीज को क्लियर करो, समझा सके हम स्क्रीन पर। ठीक है। यस सर। अब अपन जो देख रहे हैं अपन, इसमें निर्देश यह सिद्धांत कार्य की एकता और समन्वय को सुनिश्चित करता है। कार्य की एकता मतलब सारे कार्यों को और उनके बीच में एडजस्टमेंट निर्धारित करेगा। इसके अनुसार समान गतिविधियों को एक ही समूह में रखना चाहिए, मतलब जो एक सी प्रकार के कार्य करना है उनको एक अलग प्रकार से चाहिए और उनके कार्य की एक योजना भी होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, इसके दिशा निर्देश। ठीक है, देखा ना? अब इसमें यदि अंतर देखा जाए, किस किस में अंतर देखना है अपन को, आदेश की एकता और निर्देशन की एकता में। इसमें अर्थ देखते हैं अपन अंतर के आधार बिंदु पर। आदेश की एकता में किसी भी अधीनस्थ को एक समय में एक ही अधिकारी से प्राप्त आदेश करने चाहिए तथा उसी के प्रति वो क्या हो, जवाबदेही हो या उत्तरदायी हो। तो क्या कहलाएगा वो, आदेश की एकता। आदेश की अर्थ समझ में एकता आगे ना, किसी एक ही व्यक्ति से उसको कार्य दिया जाए और उसी के प्रति वो क्या हो, उत्तरदायी, तो वो आदेश की एकता कहलाएगी। जबकि निर्देश की एकता का अर्थ क्या है, उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष एवं एक आदेश अधिकारी होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति इसका संचालन करे और एक व्यक्ति उसके लिए आदेश देते रहे, है ना। उस क्रिया को कैसे करना है, क्या होना है, इन सब चीज के बारे में अध्यक्ष और आदेश देने वाले अधिकारी होना चाहिए। तो ये क्या होगा, निर्देश। दूसरा अंतर का आधार बिंदु अपना क्या है, लक्ष्य।
लक्ष्य के आधार पर आदेश की एकता को देखें तो उसमें क्या है, दोहरी अधीनस्थता को रोकना। इसका लक्ष्य कि कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को कई लोग उसे आदेश दे रहा हो और वो कार्य करने में असक्षम हो रहा हो। जबकि निर्देश की एकता का अर्थ क्या है, क्रियाओं को अनदेखा होने से रोकना है। जो कार्य करे जा रहे हैं कि वो हो पाए या नहीं हो पाए, इसको अनदेखा ना हो पाए, इसके बारे में देना इसका लक्ष्य होता है। तीसरा है प्रभाव। प्रभाव में कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, प्रभावित करता है आदेश, और दूसरा निर्देश क्या, पूरे संगठन को प्रभावित करता है। यदि किसी प्रकार के निर्देश गलत होते हैं तो पूरे संगठन के कार्य पर असर इसका होता है। ये दोनों का अंतर था, 3 पॉइंट थे। पहला इसका अर्थ था, दूसरा लक्ष्य और तीसरा प्रभाव। छठवां जो है वो है सामूहिक एकता, है ना। सामूहिक एकता, सामूहिक एकता का अर्थ क्या होगा कि व्यावसायिक उद्यम व्यक्तिगत कर्मचारियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए व्यावसायिक संगठन के हित में क्या हो, व्यक्तियों के निजी हितों में ऊपर रखना चाहिए। इस चीज को कोई क्लियर कर सकता है क्या? हाँ क्लियर करो जरा। व्यावसायिक उद्यम का अर्थ है व्यवसाय जो उसके व्यक्तिगत कर्मचारी हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान है। बिना कर्मचारियों के कोई उद्योग चलने की अपन कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। तो नेचुरल है कि यदि सारे व्यक्तियों का सामूहिक जिसमें हित होता है, यदि उस बात को वो व्यवसाय करेगा तो कब कर पाएगा, जब वो प्रबंध के। इसलिए व्यवसाय संगठन के हित में क्या, निजी हितों को ऊपर रखा जाता है। मतलब जो उनके व्यक्तिगत कर्मचारियों के हित में काम है उनको ध्यान रखा जाना जरूरी है। सातवां है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाए, जितना जैसे काम लिया जाए, ऐसा ना हो काम ज्यादा लिया जा रहा हो और वेतन कम दिया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, लगातार बदलाव होते रहेंगे या टकराव होते रहेंगे, कई प्रकार की बाधाएं अवरोध आते हैं। तो जिस प्रकार का कार्य हो या इसकी जो आवश्यकता है, रहन सहन का जो स्तर है, वो उचित स्तर को उपलब्ध उसे कराने योग्य से वेतन या पारिश्रमिक देना जरूरी है, जिससे वो काम को लंबे समय तक अच्छी कुशलता और गुणवत्ता से कर सके। तो इसका सातवां सिद्धांत है कर्मचारियों को पारिश्रमिक, मतलब ऐसा पारिश्रमिक दिया जाए जिससे वो उपयुक्त रहन सहन का स्तर, है ना, प्राप्त कर सके। आठवां है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण किसको कहा जाता है, कोई बता सकता है केंद्रीकरण क्या होगा? किसी को मालूम है? अब अपन केंद्रीकरण देखें तो अपन देख रहे हैं उच्च स्तर है, यानी कि जो ऊपर के अधिकारी हैं वो सारे एक व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं। तो क्या होगा केंद्रीकरण, मतलब सारी जगहों से बात इकट्ठी होकर एक बिंदु पर स्थित हो रही है। तो क्या हो रहा है वो केंद्रीकरण, मतलब सारे लोग एक व्यक्ति को घेरे हुए हैं और सब प्रकार से उसको, तो एक तरह से वो केंद्रीकरण होगा कि केंद्रीकरण के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। मतलब ऊपर वाले व्यक्ति निर्णय लेते आएंगे और नीचे वाले को वो बात थोप दी जाती है, तो केंद्रीकरण होगा। जबकि क्या होगा विकेंद्रीकरण में, विकेंद्रीकरण निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? विकेंद्रीकरण में निम्न स्तर तक फैल जाता है, होता है। इसके मतलब हर व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, मतलब निर्णय हर व्यक्ति अपना ले सकता है। तो इन दोनों बीच में, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इन दोनों के बीच में संतुलन होना जरूरी है। हेनरी फूल का सिद्धांत, क्योंकि कोई भी संगठन पूर्णतः केंद्रीकृत भी नहीं हो सकता और पूर्णतः विकेंद्रीकरण भी नहीं हो सकता। ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण किसको बोला जाएगा? सबको अधिकार लेने का निर्णय बांट दिया जाए तो विकेंद्रीकरण। यदि सब में फैलाव हो रहा है एक तरह से किसी अधिकार का, तो विकेंद्रीकरण की स्थिति होती है, और उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को दिया जा रहा है, तो वो क्या, कौन सी स्थिति होती है? केंद्रीकरण की। तो दोनों स्थिति ही आवश्यक होती है, इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट जरूरी है।
इन दोनों के बिना किसी कार्य को करने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता। तो ये अपने 8वां सिद्धांत था। कुल सिद्धांत 14 है। अब जो 90 नंबर का सिद्धांत है वो कौन सा है? सोपान। ठीक है, सोपान श्रृंखला। श्रृंखला मतलब एक तरह चेन होती है। ठीक है, यह प्राधिकार की रेखा है जो आदेश की श्रृंखला और संदेश वाहन की श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। मतलब एक व्यक्ति ने आदेश दूसरे व्यक्ति को दिया, दूसरे व्यक्ति ने तीसरे को, ऐसी चेन बनी हुई रहती है। ऐसी संदेश या कोई अपन कोई मैसेज देना हो तो सारे संदेश वाहन की श्रृंखला का कार्य करती है। इसमें क्या होता है, उस स्तर से दिए गए निर्देश या आदेश मध्य स्तर के माध्यम से निम्न स्तर तक पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब वो जो दूसरा व्यक्ति इसको आदेश देगा, ऊपर का व्यक्ति मध्य स्तर वाला इसको लेकर नीचे वाले व्यक्ति को उसको उनको आदेश या संदेश दोनों भी पहुंचाना है, पहुंचाते हैं। इस श्रृंखला का उपयोग करने से क्या होगा, संगठन में आदेश की एकता आती है। मतलब ऊपर वाले ने आदेश दिया वही आदेश नीचे वाला देगा, और जिसको देना है वहां तक वही आदेश के पास पहुंचता है। तो इसमें अपना जो ऊपर सिद्धांत पड़ा था आदेश की एकता, तो उसका पालन हो जाता है कि अपने विचार से ऊपर वाले व्यक्ति के जो विचार हैं वही विचार आगे वाला व्यक्ति अपना रहा है। दोहरे आदेशों के भ्रम से छुटकारा मिलता है कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कार्य नहीं कर रहे। इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर एक स्तर पर कार्यरत कर्मचारी समतल पट्टी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अब नीचे एक स्तर दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना? इसमें अपन सर देख रहे ये हैं एक स्क्रीन नीचे सही नहीं आ रही। सर स्क्रीन सही नहीं आ रही। हाँ हाँ, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। नहीं सर, वो ऊपर का नहीं दिख रहा है, अच्छा, अब देखा? जूम है शायद। ठीक है, अब देखा गया? नहीं सर, आधा दिख रहा है। तो उसको स्क्रीन से तुम बदलाव करके देखो, हो सकता है इसको थोड़ा तुम जूम हटा के देखो, तुम आप खुद कर सकते हो इसको। कम ज्यादा हुआ? नहीं सर। आप कुछ अंदर? हाँ सर, हो गया ठीक है। हाँ सर, अब हो गया। ठीक है, तो अपन इसमें चित्र जो देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें अपन देख रहे हैं ए के नीचे व्यक्ति एक दूसरा है, बी आदेश दे रहा है सी को, सी आदेश दे रहा है डी को, और एक और विभाग इसका खुला हुआ है कि ए ने पहले ई को दिया, एफ को दिया, और दोनों विभाग आपस में नीचे आके ज्वाइंट हो गए। ठीक है, क्लियर दिखाई देगा ना कि एक व्यक्ति उच्च अधिकारी के रूप में बैठा हुआ है, ए अलग अलग कार्यों को करवा रहा है, दो विभाग है उसके। तो पहले विभाग के अधिकारी मध्यस्थ जो है बी ने अपना निर्देश जो है वो सी को जारी करे, और सी ने नीचे अधिकारी कौन है, डी को दिए। ऐसे दोनों प्रकार और दोनों विभाग आपस में नीचे आकर जुड़ गए, तो नीचे जुड़े गए हैं वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, समतल पट्टी। ठीक है, चित्र समझ में आ गया सबको कि सोपान श्रृंखला वाला एक चेन कैसे बनी, कि एक के बाद एक व्यक्ति को आदेश और निर्देश देते जा रहे हैं और नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति एक ही आपस में नीचे आकर जुड़ गए। अब 10वां पॉइंट जो है वो है उचित व्यवस्था। सही व्यक्ति को सही कार्य करना पर लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यक्ति किसी दूसरे कार्य का हो, जैसे व्यक्ति जो शारीरिक परिश्रम कर सकता हो, अच्छा हट्टा कट्टा हो, तो उसे शारीरिक परिश्रम का काम कर चाहिए, मेहनत का काम नहीं चाहिए। और जो अच्छी बुद्धि का व्यक्ति है तो उसे मैनेजमेंट का वर्क देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेहनती वाले व्यक्ति को मैनेजमेंट बना दिया जाए और बुद्धि वाले व्यक्ति से काम करवाया जाए। तो सही व्यक्ति पर सही कार्य को लगाना, ये क्या कहलाता है, उचित व्यवस्था। सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन विभाग कच्चा माल का स्टोर कर रहा है या कर्मचारी का ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें कई प्रकार की बाधा हो रही है कि पहले तो व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे कम से कम समय पर व्यक्ति अपने कार्य को संचालन कर सके, उसे किसी प्रकार की अड़चन या बाधा उत्पन्न ना हो पाए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, उचित व्यवस्था का सिद्धांत, हेनरी फ्यूल का। 11वां सिद्धांत जो है वो है समता।
कर्मचारियों के साथ न्याय, उदारता, मैत्रीपूर्ण और समानता का व्यवहार करना चाहिए। समता मतलब समान रूप से अधिकार देना चाहिए। नहीं तो कर्मचारी समझकर उसको लगातार टॉर्चर कर रहा हूँ। कर्मचारी का न्याय हमेशा होना चाहिए, उदारता, मैत्रीपूर्ण और समानता का व्यवहार होना चाहिए, जिससे उसका अधिकतम योगदान प्राप्त कर सकें। जब व्यक्ति सेटिस्फाई होगा तभी पूर्ण लगन से काम करेगा और पूर्ण योगदान दे पाएगा। और ये कब संभव है? जब उसके साथ न्याय हो, उसके साथ उदारता रखी जाए और मैत्रीपूर्ण संबंध हो। प्रबंधक को कर्मचारियों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को एक समान दृष्टि से कार्य करना चाहिए। तो ये अपना 11वां सिद्धांत था। 12वां सिद्धांत कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। कार्यकाल से मतलब जो कार्य करने के समय है उसे एक स्थिरता देना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो उस चीज सेटिस्फाई ना हो और बार बार अपने स्थान को बदलना चाहे। तो ऐसी स्थिति में आदमी पूर्ण तरीके से मेहनत नहीं करता। जब उसे लगता है किसी प्रकार का हमें कार्य परिवर्तन करना है या बदलाव करना है, तो वो पूर्ण निष्ठा से उस जगह पर काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसके अंदर ऐसी भावना को जन्म देना जरूरी है कि वह उस कार्य के प्रति स्थायी है, वो उस कार्य को लंबे समय तक कार्य करेगा। और जब लंबे समय तक कार्य करने की स्थिति होती है तो वह पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण कुशलता से उस कार्य को कर सकता है। तो हेनरी फ्यूल ने भी इस सिद्धांत के बारे में कहा गया था। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, उन्हें बार बार पद से नहीं हटाया जाना चाहिए तथा उनके कार्य को सुरक्षा का विश्वास दिया जाना चाहिए ताकि अधिकतम योगदान मिल सके। जी कौन सा सिद्धांत हुआ अपना हेनरी फ्यूल का? 12वें नंबर का सिद्धांत। यदि किसी व्यक्ति को और कोई स्पष्ट करना हो इन सिद्धांतों के बारे में तो अभी प्रश्न उठा सकते हैं, या किसी प्रकार से कोई जानकारी इस प्रश्न से संबंधित हो तो पूछ सकते हैं। अगला 13वां सिद्धांत है पहल। पहल शब्द का अर्थ कोई जानता है? पहल किसको कहा जाएगा? पहल शब्द किसको कहा जाता है? यानी शुरुआत करना। जैसे तुम किसी कार्य को शुरू ना करो और केवल ये सोचते रहो कि मैं हर साल फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊंगा, विचार बना लो, सारी किताब कॉपियां भी रख लो, लीड पेन रख लो, लेकिन मन में शुरुआत ना आए, कार्य को शुरू ना करें, तो क्या वो कार्य संभव हो पाएगा? तो मतलब हर एक सामग्री होने के बाद, योजनाएं होने के बाद और हर एक प्रकार की योग्यता अपने पास है, निर्देश है, आदेश है, लेकिन उस कार्य को शुरुआत ना करें तो उस कार्य में सफलता होना। तो उसका जो 13वां सिद्धांत था वो पहल का सिद्धांत है। पहल का आशय है कोई कार्य को किए जाने की आज्ञा लेने से पूर्व कुछ करने से लगाया जाता है। हेनरी फ्यूल ने कहा था तो मतलब जो कोई व्यक्ति कुछ करेगा मतलब आज्ञा ली तो उसे करना जरूरी है। कर्मचारी को सभी स्तरों पर संबंधित कार्य के बारे में पहल करने की अनुमति होनी चाहिए। हर व्यक्ति इस कार्य को शुरुआत कर सके, इससे प्रेरित और संतुष्ट होना जरूरी है। तो ये कौन सिद्धांत था? पहल का, है ना। और पहल तुम लोग करते नहीं हो। तुमसे अगर कोई चीज पूछी जाए, तुम्हें हर एक आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए और सब चीज तुम्हारे सामने किताब में स्क्रीन भी है, नोट्स भी है, लेकिन तुम लोगों के अंदर क्या नहीं है? पहल। शुरुआत नहीं करोगे प्रश्न उत्तर उठाने के या कोई विचार रखने के। अब आखिरी सिद्धांत पढ़ रहे हैं हेनरी फ्यूल का। यदि इसके संबंध में कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो इनसे संबंधित प्रश्न होगी हम तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें इसके उत्तर देना अनिवार्य होंगे, ठीक है। चौथा है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, इसका आशय सामूहिक प्रयासों में तालमेल। जैसे सभी लोग मिलकर काम करते हैं, अपन जो किसी कार्य को प्रबंध में करते हैं तो कई लोगों से मिलकर एक समूह के रूप में कराया जाता है। तो ऐसा ना हो कि हर व्यक्ति अपने अपने विचार से अलग अलग विचारधारा में काम कर रहा हो। तो उनके सबके बीच में क्या जरूरी है? तालमेल, सामंजस्य होना जरूरी है, जिससे कर्मचारियों को क्या मिलती है? सुदृढ़ता, यानी उन्हें कार्य करने में
मदद मिलती है उसे उचित संदेशवाहन और समन्वय जो कब मिलता है अपन को, जो उसे संदेशवाहन सही मिल रहे हो और समन्वय प्राप्त हो। ये 14 सिद्धांत हेनरी फ्यूल के थे। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो क्लियर करें। अब हम प्रश्न पूछना चालू कर रहे हैं। अंजलि विश्वकर्मा, आवाज आ रही है मेरी? अंजलि? यस सर। अब हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका Yes, उत्तर sir. देना है तुम्हारे लिए। एक निकिता एवं सलमान ने अपनी एमबीए पूरी करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में समान स्तर पर कार्य करना शुरू करा था। ध्यान से सुनना प्रश्न। एक निकिता और सलमान ने क्या करा था, अपनी एमबी जब पूरी कर ली तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उसमें समान स्तर, मतलब जिस स्तर पर निकिता थी उसी स्तर पर सलमान था। दोनों ने कार्य शुरू करा। दोनों ही कठिन परिश्रम कर रहे थे, मेहनत भी अच्छी कर रहे थे और उनके मालिक से खुश थे। सलमान ने अपने बॉस को प्रभावित करने के लिए अपने साथियों की चुगली करने और गलत रिपोर्ट देने की आदत थी और संगठन के सभी कर्मचारी इस बारे में जानते थे और निष्पादन मूल्यांकन के समय निकिता का निष्पादन सलमान से बेहतर समझा गया। इसके बावजूद उसके बॉस मोहम्मद शरीफ ने सलमान को पदोन्नत करने का निर्णय लिया और उनके अनुसार निकिता एक स्त्री होने के कारण उस पद की जटिलताओं को संभालने में सक्षम नहीं होगी। ये प्रश्न था। उसके बाद अब तुम्हें प्रश्न उसका उत्तर देना है। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा प्रबंध के किस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, इसको पहचान कर बताना है। इसमें एक बार प्रश्न और क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। Yes, निकिता और सलमान दोनों व्यक्ति एमबीए करे हुए थे, मतलब समान योग्यता थी उनके पास और समान ही स्तर की कर्मचारियों पर समान स्तर पर कार्य शुरू कर रहे थे और दोनों अच्छी मेहनत कर रहे थे। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो था वो क्या अपने मालिक को खुश करना चाह रहा था। उसने क्या करा, नीचे वाले व्यक्तियों की चुगली करी और गलत रिपोर्ट तैयार कर संगठन के सभी बारे में, और सभी संगठन के व्यक्ति जानते थे कि निष्पादन मूल्यांकन समय निकिता का निष्पादन सलमान से बेहतर समझा गया। मतलब इसके बावजूद उसके बॉस मोहम्मद शरीफ ने सलमान को पदोन्नत करने का निर्णय लिया। मतलब उसके जो बॉस था, सब कुछ जानने के बाद भी उसने ये कहा कि सलमान को क्या करा जाए, प्रमोट करें, प्रमोशन दे दिया। तो उनके अनुसार निकिता उनने से सोचा था बॉस ने कि निकिता क्या है, स्त्री होने के कारण उच्च पद पर जाएगी तो उनकी जटिलताओं को संभालने में सक्षम नहीं हो सकती। तो अब तुम्हें उत्तर देना है कि इसमें किस प्रबंध के सिद्धांत का पालन हुआ है, इसकी पहचान कर समझाना है। कोई बता सकता है यस सर। किस सिद्धांत का पालन नहीं हुआ? समानता के सिद्धांत बताइए। समानता का सर, सिद्धांत। प्राथमिकता नहीं हुआ। समानता का सिद्धांत था ना। यस सर। अच्छा, एक और प्रश्न अगर हम पूछ रहे हैं इसी से संबंधित, जो अभी हमने पढ़ा है, यस सर। जो अपन अनुच्छेद पढ़ा है, इसमें पंक्तियों का उद्धृत करते हुए उन मूल्यों को पहचानिए जिनका अवहेलना की गई हो। मतलब ऐसे किन किन मूल्यों की अवहेलना करी गई है इसमें, बता सकता है कोई? देखो, समता का सिद्धांत, अच्छा व्यवहार, समानता, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर। आप इन कथनों को स्पष्ट कर सकते हो कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता कहाँ दिक्कत हुई? क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों को नियुक्त करा गया था समान स्तर के। हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम करना शुरू करा था। निकिता अलग प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर रही थी और सलमान अलग प्रकार का। तो उसमें आदेश और निर्देश दोनों ही क्या हो रहे थे, अलग अलग, और दोनों में असमानता थी। एक को अपन ने जेंट्स बनाने के कारण उसका प्रमोशन कर दिया और दूसरी स्त्री होने के कारण उससे भेदभाव हुआ। तो इसमें क्या हुआ, समानता का अधिकार हुआ। और अच्छा व्यवहार होना जरूरी था कर्मचारियों के प्रति, समता का व्यवहार जो अपन पढ़े थे अपन ने, और ये सारे सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था।
अब एक अपन उसके और भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये समझ में आ गया ना कि सिद्धांत Yes, से sir. तभी इसी का उत्तर दे पाएंगे अपन। यस सर। तो आप एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, यदि किसी संस्था में कर्मचारियों की स्थिति को बार बार बदला जाता है तो यहाँ प्रबंध के किस सिद्धांत का हनन हुआ है, कुछ बता सकता है? सर कर्मचारियों का स्थायित्व। हाँ, स्थायित्व, बहुत बढ़िया। यस सर। अब एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, कुछ नए व्यक्ति अगर शामिल होकर इसमें उत्तर दें तो और अच्छा है। राकेश तथा रहीम दोनों एक ही कंपनी में समान पद पर समान कार्य कार्यरत थे, एक ही पद पर थे और समान कार्य कर, लेकिन राकेश को अधिक वेतन दिया जा रहा था और प्रबंध के सिद्धांत दिया है तो उसको रहीम को कम वेतन दिया जा रहा था। तो इसमें किस सिद्धांत की अवहेलना हो रही है? सर समता की। क्षमता तो अधिकार और दायित्वों से एडजस्ट करने से होता है, इसमें वेतन मान एक को अधिक दिया जा रहा है और दूसरे को वेतन कम दिया जा रहा है, तो इसमें किस सिद्धांत का सर उचित उल्लंघन किया जा रहा व्यवस्था। है? हाँ, उचित व्यवस्था में, जब उचित व्यवस्था किसको कहा जाता है? उचित व्यवस्था वो थी जिसमें कार्य करने के स्थान पर जो भी अपने संसाधन थे उनको व्यवस्थित करना और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपने से, लेकिन इसमें वेतन कम दिया जा रहा है, भेदभाव करा जा रहा है कर्मचारियों के प्रति, तो किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा इसमें? सामान्य हितों को प्राथमिकता सर इसमें। समान हितों का, सही है एकदम। यस। किसने बताया? दीक्षा ने। यस सर। अच्छा, ये अपने जो समतल पट्टी पड़ी थी, तो इसको कोई Yes, sir. स्पष्ट कर सकता है समतल पट्टी क्या थी? हाँ बोले। सर सर एक ही कार्य को मतलब एक ही मतलब उच्च व्यक्ति से लेकर निम्न व्यक्ति तक एक ही कार्य को सौंपना उसको, हाँ, मतलब एक ही कार्य व्यक्ति सौंपना। कई, हाँ मतलब अपन जैसे कार्य को कई चरणों में बांट रहे थे, जैसे पहले सिद्धांत अपन ने हाँ। हेल्थ फ्यूल को देखा था, कई भाग बांटे गए थे और उन भागों को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग विभागों से करवा रहे थे, तो सारे विभाग में एक व्यक्ति अपने निचले स्तर अधीनस्थ व्यक्तियों को क्या करते जाए? अधिकार, आदेश और निर्देश देते जाएं और नीचे जाकर सारे व्यक्ति आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? जो आपस में कनेक्टिविटी बनी है नीचे स्तर पर, तो क्या हो जाएगी? वो समतल पट्टी। ठीक है। और यदि आज के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न पूछना हो, जैसे लगभग अपन ने सारे प्रकार के प्रश्न पूछ लिए गए, और यदि किसी प्रकार कोई उदाहरण एग्जाम्पल या किसी परिभाषा को स्पष्ट समझना हो तो पूछ लेना। किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, कल फिर 11 बजे एक क्लास लगेगी है ना, तो समय पर अटेंड करें। बाद में क्या 11 बजे के बाद अटेंड करने में दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर से बाहर, तो इसलिए बाद में उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, समय पर जुड़े हैं ना। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. क्लास समाप्त हो रहा है। थैंक यू सर।